जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला है। सेमेस्टर 6 माइनर पेपर 2C ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये महासंग्राम वीडियो है, जिसमें से हम सभी क्वेश्चन का आंसर एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आपको अंतिम तक देखना है, बहुत ही आसान तरीका से बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि बीज की परिभाषा लिखिए तथा बीज की संरचना, बीज की विकास एवं परिपक्वता की प्रक्रिया को समझाइए। या तो फिर ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इससे पक्का है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और हो सकता है कि यहाँ से दो क्वेश्चन भी दे दे। ठीक है, हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले दोस्तों कि बीज की परिभाषा, बीज की संरचना, बीज का विकास और बीज की परिपक्वता। ठीक है, इनकी क्या परिपक्वता है। ठीक है, इस सभी की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ हम बीज की गुणवत्ता भी देखेंगे, बीज की विशेषता देखेंगे, महत्व देखेंगे और बीज अपक्षय के कारण और इसकी गुणवत्ता में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखने वाले हम लोग। मतलब दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देने वाले, ये नहीं समझना कि दोनों क्वेश्चन एक ही है। हाँ, बीज की परिभाषा यहाँ भी बीज के बारे में, यहाँ भी बीज के बारे में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से दे दे बीज से संबंधित, चाहे बीज क्या है, हो सकता है ये ऐसे दे देगा कि बीज क्या है, बीज की गुणवत्ता और विशेषता महत्व का वर्णन करें, बीज की परिभाषा है, बीज की संरचना और उसके महत्व का वर्णन करें। मतलब कि जो मैंने यहाँ पर बताया, बीज की संरचना, विकास, परिपक्वता, गुणवत्ता, विशेषता, महत्व, अपक्षय का कारण, प्रभाव, इनमें से आपका लगभग यहाँ से दो क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। अगर दो नहीं भी आया ना तो एगो पक्का आ जाएगा, कुछ भी पूछ देगा बीज के बारे में यहाँ से। और हम बीज के बारे में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, और हाँ, पेपर जो इसका होता है ना वो इंग्लिश में आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। पेपर इंग्लिश में आता है तो कैसे जानेंगे हम, तो देखो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सीड मतलब बीज के बारे में बोल देगा, डिफाइंड सीड या तो व्हाट इज सीड। ठीक है, सीड का स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना, सीड डेवलपमेंट मतलब बीज का विकास बोल रहा है, और अगर दे दिया मैचुरेशन में तो समझ आना परिपक्वता की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दे दे बीज की गुणवत्ता तो समझ आना कहीं लिखा रहेगा सीड क्वालिटी, अगर कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है मतलब कि विशेषता के बारे में बोल रहा है। सिग्निफिकेंस का मतलब अगर महत्व का बात कर रहा है। ठीक है, अगर कहीं सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब महत्व के बारे में बोल रहा है। सीड सेनेसेंस अगर लिखा हुआ तो समझ आना कि बीज की अपेक्षा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम सारा कुछ यहाँ पर इंग्लिश भी सामने लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। बीज सबसे पहले देखेंगे, बीज यानी सीड। ठीक है, क्या है तो देखो, बीज वह हिस्सा होता है ना जिसमें एक छोटा पौधा भ्रूण, देखो छोटा पौधा भ्रूण और उसका पोषण सामग्री होता है, इसे बोने से नया पौधा उगता है। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपको सिंपल सा भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, अब मान लो कोई भी चीज़ का दाना ले लो, मक्का का ले लो, ठीक है, चाहे तो किसी भी चीज़ का ले लो। मान लो कि ये उसका दाना है, बीज है। ठीक है, अब पता है बीज आपको ऊपर से सूखा सूखा नजर आएगा। ठीक है, अब ऊपर से सूखा सूखा नजर आएगा ना, लेकिन उसके अंदर जो होता है ना, वो अंदर में उसका एक छोटा पौधा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, और वही बाद में ग्रो करता है। तो जो अंदर जो छोटा पौधा होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। और वो जो अंदर का पार्ट्स होता है ना, उसमें उसका पोषक सामग्री भी होता है। पोषक मतलब क्या होगा, उसका खाने पीने वाला अच्छा चीज़ है जिसकी वजह से वो ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो वही छोटे जो पौधा होता है ना, जो अंदर भ्रूण होता है, उसके अंदर जो होता है ना, वो तो छोटा पौधा होता ही होता है, और उस पौधे का जो पोषण सामग्री होता है ना, यानी उसका खाने पीने वाला जितना सारा सामान है ना, जिसकी वजह से वो आगे पनपता है, वो भी सारा अंदर शामिल होता है। मतलब छोटा पौधा भी, और उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए, उसका पेट भरने के लिए जो उसका खाना होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोषण सामग्री, वो भी होता है। आप देखेंगे हम लोग दाना को फेंक देते हैं कहीं, दाना में से अपने आप अंकुरित होकर के एक पौधा निकल आता है। तो क्या उसमें हम खाद देने गए थे, या तो क्या उसमें हम पानी दिए थे? नहीं, जब निकल जाता है ना ऊपर तब पानी देते हैं। तो जो ऊपर निकला, मान लो कि ये हमारा क्या है, कोई बीज है, और यहाँ से यहाँ तक निकला, इतना दूर तक, तो वो उसी पावर से निकलता है जो अपना खाने पीने का चीज़ अंदर को में रखता है। तो वही जो छोटे पौधा अंदर था ना, वो पनप का इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोषण सामग्री होता है, खाने वाला चीज़ होता है, तभी तो। ठीक है, तो बीज वह हिस्सा होता है जिसमें एक छोटा पौधा यानी भ्रूण, उसका पोषण सामग्री होता है। यानी बीज के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा भ्रूण होता है, यानी एक छोटा सा पौधा होता है, और उसका पोषण सामग्री भी उसी के अंदर होता है। इसे बोने से नया पौधा उगता है। अगर सरल भाषा में कहें तो बीज वह है जिसमें से पौधा बढ़ता है। इसमें पौधे का छोटा रूप और भोजन भी होता है। ठीक है, यानी बीज के अंदर क्या होता है पता है,
इसमें पौधा का एक छोटा रूप होता है और उसका भोजन भी अंदर में ही होता है, जो उसे बढ़ने में क्या कर देता है, मदद करता है। बीज को मिट्टी में डालकर पानी और धूप मिलते ही वह अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। देखो, अब मिट्टी के अंदर वो डाल दिया और उसको नमी मिलते ही धूप भी मिलता है और पानी भी मिलता है। आप बोलोगे कि आप तो पानी दे दिए, तो क्या पानी से ही कोई चीज़ ग्रो हो सकता है? क्या पानी ही पीते हो, खाना नहीं खाते हो? ठीक है, तो हम उसको पानी देते हैं, धूप देते हैं, लेकिन उसके अंदर खाने वाला चीज़ें पहले से ही मजबूत होता है। ठीक है, चलो, तो जैसे ही उसको पानी और हम लोग धूप देते हैं ना, वह अंकुरित हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, अंकुरित हो जाता है और एक पौधा बन जाता है वो। ठीक है, और पौधा से धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। देखो, यह छोटे छोटे बीजों से नए पौधे उगते हैं। इससे यह साबित होता है कि बीज पौधे का आरंभिक रूप होता है ना, मतलब क्या बोला गया कि जो छोटे छोटे बीजों से नए पौधे उगते हैं। और इससे यह साबित होता है ना कि बीज पौधे का आरंभिक रूप होता है, यानी जो बीज होता है ना, बीज वो पौधे का आरंभिक रूप होता है, यानी कि सबसे पहला जन्म होता है उसका बीज से, है ना, जिससे नए पौधे पैदा होते हैं। बीज वह छोटी इकाई है जिससे नया पौधा बढ़ता है ना, और पौधे की वृद्धि के लिए भोजन भी इसी में होता है। यानी सिंपल सी बात है कि बीज वह छोटी इकाई होता है, बीज एक छोटा सा इकाई है, छोटा सा चीज़ है। ठीक है, जिसमें नया पौधा बढ़ने की क्षमता होती है, और पौधे की वृद्धि के लिए, यानी पौधा जब बढ़ेगा उसकी वृद्धि के लिए उसका भोजन भी वहीं शामिल होता है, बीज में ही शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद बीज की संरचना, स्ट्रक्चर, सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सामान्य बीज के 3 मुख्य स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 3 संरचना होता है। एक होता है बीजावरण, एक होता है भ्रूण और एक होता है भ्रूण पोषण। देखते हैं क्या है बीजावरण, क्या होता है। यह बीज का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। देखे होंगे बीज है, मान लो कि आप ले लो कोई भी एक चीज़ का बीज ले लो, देखना कि जब उसका पौधा निकलना स्टार्ट होगा ना, तो बाहर वाला कवर जो होता है ना, वो फटना स्टार्ट हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फट जाता है, वो बाहर चल जाता है और उसके अंदर वाला पार्ट्स रह जाते हैं। ठीक है, तो वो बाहर वाला जो रहता है ना, जिसको छिलका बोल सकते हैं, उसका कवर बोल सकते हैं, वो सुरक्षात्मक रहता है ताकि उसको कोई भी तरह से नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो पहला जो इसकी संरचना मतलब जो बनावट होता है, तो यह क्या होता है पता है, इसका बनावट जो बाहरी होता है ना, वो सुरक्षात्मक आवरण होता है, सुरक्षा करने वाला कवर होता है, जो 2 परतों से बना होता है। जो मान लो कि ऐसे है कोई चीज़, तो एक तरफ इधर फट जाएगा और एक तरफ इधर। ठीक है, जो 2 परतों से बना होता है और इसमें बाहरी और मोटी परत होता है। ठीक है, एक बाहरी का परत होता है, एक अंदर का मोटी परत होता है। ठीक है ना, ठीक है, इसमें बाहरी और मोटी परत होता है, बाहरी पतली रहती है। ठीक है, इसमें जो बाहरी वाला परत होता है ना, वो मोटी होता है, और जो भीतरी का परत होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, चलो, उसके बाद दूसरा इसका बनावट क्या है, भ्रूण है, यानी एक छोटा पौधा होता है, यानी उसी भ्रूण यानी सबसे अंदर में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर का कवर जो होता है उसको बोलते हैं बीजावरण, जो कोई भी सुरक्षा से उसको बचाता है। जैसा कोई भी चीज़ हम लोग सामान लाते हैं ना, तो कवर करके कैसे लाते हैं ताकि उसको डैमेज ना हो, वैसे ही कोई भी बीज का ऊपर में जो होता है ना छिलका, वो होता है कवर, ऊपर से मोटा होता है, अंदर पतला होता है। उसके और अंदर जाएंगे तो भ्रूण आपको मिलेगा। ठीक है, उसके और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, भ्रूण मिलेगा, और वो भ्रूण यानी कि उसमें छोटा पौधा होता है और उसका खाने पीने की सामान होती है। ठीक है, यह एक छोटा पौधा होता है जिसमें ऊपर का भाग विकास होता है ना, यानी कि अंदर जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण में एक छोटा सा पौधा होता है जो कि ऊपर का भाग विकास होता है, यानी कि ऊपर की ओर ये क्या होता है, इसका विकास होता है पौधा का, और भविष्य की जड़ का भी विकास होता है। यहीं से क्या होता है, इसका जड़ की भी विकास हो जाता है। उसके बाद है भ्रूण पोषण, यानी कि इनके खाने पीने के सामान भी वहीं पर भंडारित रहता है। ठीक है, यह अंकुरण से पहले, यानी अंकुरण से पहले जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फटता नहीं है, इससे पहले भ्रूण के लिए भोजन का भंडारण करता है। इससे पहले क्या करता है, वो अपना भोजन का क्या करता है, भंडारण करके रखता है, इकट्ठा करके वहाँ पे रखता है, जैसे मक्का या गेहूँ में पाया जाता है। इसमें पत्तियों द्वारा भोजन को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है, देखो मान लो कि ये बीज है, तो क्या बीज वैसे ही बन जाता है? बीज तो एक फिर पौधे से ही बना होगा, एक बड़ा सा पौधा होगा, उसी से बीज तैयार हुआ होगा। तो जब बड़ा सा पौधा रहता है ना, तो उसी टाइम जो बड़ा सा पौधा होता है, तो अपने पत्तियों के द्वारा सारा दाना में, सारा बीज में क्या होता है पता है, भोजन बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर बीज को हम लोग बाद में जब उसको उगाने का काम करते हैं, तो वही जो पहले से पत्तियों के द्वारा जो खाना बना करके रखे हुए थे ना, उसी को काम में ला लेते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप होता है इसका। बात करते हैं बीज का विकास, सीड डेवलपमेंट। ठीक है,
तो देखना है कि कहीं भी अगर बीज का विकास सीड डेवलपमेंट लिखा हुआ मतलब आपको विकास के बारे में लिखना है कि बीज का विकास कैसे होता है ना। तो बीज का आकार बढ़ता है ना। जब यह पूरी तरह विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब बीज सूखता है। तब बीज धीरे धीरे आप देखिएगा सूखने लगेगा जैसे जैसे इसका पौधा बड़ा होने लगेगा। और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है। अंकुरण मतलब फर्टिलाइजेशन, फट जाता है फिर वो। इस पूरे प्रक्रिया को बीज का विकास कहते हैं। ठीक है, बीज का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे आगे विकसित होते चल जाता है, सूखने लगता है और अंकुरित के लिए तैयार हो जाता है। अंकुरित का मतलब हो गया दोस्तों वो जमीन से बाहर निकल जाता है फट करके। ठीक है, देखो अंडाणु और पराग के शुक्राणु का मेल होता है। देखो पराग छोड़ दो, सीधा सीधी लिखना, यानी कि कोई भी अगर बीज है ना तो उससे पौधा तभी निकलेगा ना, जैसे एक बच्चा कैसे निकलता है अंडाणु शुक्राणु से मिलने से, वैसे ही यहाँ पर भी अंडाणु और शुक्राणु का मेल से होता है। अंडाणु शुक्राणु इसका हो गया दोस्तों जैसा नमी जो है इसको मिल जाएगा और पहले से इसके पास जो खाने पीने के सामान होता है, ठीक है, तब वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो अंडाणु और शुक्राणु के मेल से इनका विकास होता है। निषेचन के बाद जीवित पौधा बनने वाला भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, निषेचन के बाद जीवित पौधा बनने वाला भ्रूण विकसित होता है। जब उसको नमी मिल जाए, अंडाणु और शुक्राणु के मेल से ये उगने लगता है, उसके बाद क्या होता है, भ्रूण का विकसित होता है। भ्रूण मतलब छोटे पौधे का विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। यह भ्रूण को जरूरी पोषण देता है। और क्या होता है, भ्रूण को जरूरी जो जरूरत पोषण होता है ना वो उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बीज को बाहरी संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद बीज क्या का जो बाहरी परत होता है ना वो आना स्टार्ट हो जाता है, जो इसका संरक्षण यानी बचाव का काम करते हैं। नेक्स्ट बीज पूरी तरह से विकसित होकर सूख जाता है और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है। मतलब बीज क्या होता है पता है, पूरा तरह से सूख जाता है और अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है, मतलब वो उगने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों परिपक्वता की प्रक्रिया। ठीक है, मैचुरेशन के बारे में देखेंगे हम लोग। बीज की परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बाद बीज विकसित होकर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। मतलब क्या होता है, निषेचन के बाद जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जब वो पूरी तरीके से निकल जाता है ना तो परिपक्व हो जाता है। इस दौरान बीज में कई महत्वपूर्ण क्रियाएं भी होती है। ठीक है, जब क्या होता है ये पूरी से परिपक्व हो जाता है यानी पक जाता है ऐसे समझो। ठीक है, जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो बीज में पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ जमा होते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये बीज क्या होते हैं पूरी पक जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसी टाइम बीज में पोषण के लिए यानी इसके बढ़ाव के लिए, पोषण मतलब उनके खाना पीना होता है। ठीक है, तो बीज में पोषण के लिए उनके खाना पीना के लिए आवश्यक पदार्थ वो जमा हो जाते हैं वहाँ पर। जब जिस टाइम देखो आप मान लो कि कोई पौधा लगाएं उसमें बीज है, तो कच्चा बीज अगर रखोगे तो वो थोड़ी ना होगा, जब वो बीज पक जाएगा ना तब वो बीज फिर आगे लगाने में काम करेगा। तो जब बीज पकता कब है, जब वो अपने अंदर पोषक तत्व जो होते हैं ना वो जमा जब तक नहीं कर लेंगे तब तक वो बीज पकेगा ही नहीं, ताकि बाद में इसको लगाया जाए तो वही पोषक तत्व क्या करेगा, यहाँ से फिर से पौधा निकालने में काम करेगा। तो ये अपना पोषक तत्वों को जमा कर लेते हैं। बीज में नमी कम होने लगती है जिससे वह कठोर और सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, बीज में क्या होने लगता है, नमी थोड़ा कम होने लगता है। जैसे बीज अब पकने वाला तो उसमें नमी थोड़ा ये कम खींचने लगते हैं, धीरे धीरे ये नमी को कम खींचने लगते हैं जिससे वह कठोर हो सके और सुरक्षित हो सके और टाइट हो सके। फर्स्ट में देखिएगा कच्चा रदर बाद में सूख जाता है। बीज अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है, वह एक स्थिर अवस्था में पहुंचता है। देखो अब क्या होता है, बीज अंकुरण के लिए फिर तैयार हो जाता है। जब देखा जाता है कि बीज पूरा पक गया तो वो अंकुरण के लिए यानी कि फिर से रेडी होने के लिए तैयार हो जाता है और वह एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, यानी अब वो और भी नहीं बढ़ेगा, बस वहीं जाकर के वो रुक जाते हैं। बीज के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण बनता है। देखो और जब बीज सूखता है ना तो उसके ऊपर एक कवर हो जाता है, कवर लग जाता है। ठीक है, जो उसे सूखा और बाहरी क्षति से बचाता है, ताकि बीज को अगर हम लंबे टाइम तक रखें ना तो वो सूख ना जाए, बाहर का क्या हो वो धूप उस पर ना पड़े। ठीक है, और किसी भी तरीके से हाथ वगैरह लगने से वो डैमेज ना हो। बीज में ऐसे तत्व बनते हैं जो रोगों और कीटों से बचाव करते हैं। ठीक है, और देखो बीज के अंदर ऐसे जो बीज में ऐसे तत्व बनते हैं ना, यानी कि ऐसे उसका खाना बनता है, ऐसे पोषक तत्व उसमें शामिल होते हैं जिससे अगर रोग या तो फिर अगर कीड़े उसमें भी लग जाए ना तब भी उसको नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, जब वो पौधा आगे ऊपर निकल जाता है और उसके अंदर की पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं तब डिपेंड पड़ता है कि हम उसको किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं, किस प्रकार का खाद दे रहे हैं, उसी प्रकार से वो आगे ग्रो करेगा। लेकिन ज़मीन से बाहर निकलने तक में वो अपने पास जो तत्व रखते हैं ना उस टाइम कीड़े मकोड़े कोई भी उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे बीज की गुणवत्ता, सीड की क्वालिटी। ठीक है, तो बीज की गुणवत्ता का अर्थ है कि बीज की वह क्षमता जिसमें वह अच्छी अंकुरण करता है,
अच्छी बीज से बेहतर पौधे उगते हैं जो कि अधिक उपजाऊ देते हैं। ठीक है, बीज की गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया, बीज की अच्छी गुणवत्ता जिससे बेहतर पौधा उग सके और हमको फायदा हो सके, है ना। सरल भाषा में बीज की गुणवत्ता वह होती है जो बीज को तंदुरुस्त और पौधे बनाने में सक्षम बनाती है। यानी बीज की गुणवत्ता का मतलब क्या है, जिससे बीज क्या हो, यानी उससे निकलने वाला पौधा तंदुरुस्त हो, ठीक है, पौधे में क्या हो, बनाने में सूक्ष्म हो, यानी पौधे बहुत आसान तरीके से बन जाए, मतलब निकल जाए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से फसल भी अच्छी होती है और किसान की मेहनत सफल होती है। नकली या खराब गुणवत्ता के बीज जो होता है ना, उसमें फसल में कमी आ जाती है और किसान को नुकसान होता है। इसलिए केवल प्रमाणित और अच्छे गुणवत्ता वाले बीज होता है ना, उसी का उपयोग करना चाहिए ताकि आपको फायदा हो। आगे बात करते हैं बीज की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बीज में एक छोटा पौधा यानी कि भ्रूण होता है अंदर की ओर, जो बाद में एक बड़ा पौधा बनता है। बीज में पौधे के विकास के लिए जरूरी भोजन भंडारित होता है उसके अंदर। बीज का बाहरी हिस्सा मजबूत होता है जो उसे सुरक्षा रखता है, ठीक है, बाद में ये जब पौधा निकलता है तो ये फट जाता है। बीज उच्च अंकुरण दर वाले होते हैं, मतलब जल्दी और अच्छे से उगते हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं ना वो उच्च अंकुरण दर वाले होते हैं, मतलब ये अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं, जिससे क्या होता है वो अच्छी तरीके से उग पाते हैं। बीज साफ सुथरे होते हैं जिनमें कोई गंदगी या खराबी नहीं होती है। बीज को सही तरीक़ा से रखा जाए तो वह लंबे समय तक भी सुरक्षित रह सकता है। अगर बीज को अच्छे टाइम से रखेंगे ना सही से, तो बहुत लंबे टाइम से भी रह सकता है। ठीक है, महत्व को देखते हैं दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तो देखो, बीज एक भ्रूण होता है ना, यानी कि अंदर की ओर छोटा पौधा होता है, उसी को बोलते हैं भ्रूण, जिसमें नया पौधा विकसित होता है, उसी के माध्यम से ना नया पौधा विकसित होता है। इसमें पौधे के प्रारंभिक विकास के लिए यानी कि शुरुआती विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी उसमें उसके अंदर होता है, यानी कि पोषक तत्व मतलब उसके खाने होते हैं अंदर में ही। कृषि में बीज का महत्व सबसे अधिक है, यानी कृषि जो भी किस आदमी खेती करता है उसमें बीज का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फसल उत्पादन पूरी तरह से बीज की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। जैसा आपकी गुणवत्ता रहेगा बीज में, जितना अच्छा क्वालिटी वाला रहेगा, जितना अच्छा बीज रहेगा उतना ही अच्छा फसल भी होगा। बीज उपचार से बीजों को रोगजनकों और कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। देखो, बीज के उपचार से यानी कि बीज को अगर हम सही से इलाज करेंगे ना, तो बीज को रोगजनकों यानी कि जो रोग फैलते हैं और जो कीटे खाते हैं उससे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बीज को हम लोग उपचार करते रहें, देखभाल करते रहें, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोग फैलने से और कीड़े लगने से हम लोग बचा सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता के बीज से अच्छी फसल होती है जो बाजार में बेहतर कीमत पर बिकती है। जो बीज है ना वो हवा, पानी, जानवर या पंछियों द्वारा फैल सकते हैं। देखो, मान लो कि बीज है, हवा द्वारा यहाँ से उड़ के चल गया कहीं और, या तो फिर कोई पौधा में बीज लगा हुआ है, हवा से गिर गया नीचे, तो फिर से वो क्या होगा, पौधा बन जाएगा। या तो पानी के माध्यम से कहीं बह करके दूसरा जगह चल गया, ठीक है, तब भी क्या होता है, अब वहाँ से पौधा निकल सकता है। या तो फिर मान लो कोई जानवर कोई भी चीज़ को खाया और उसके अंदर बीज था, तो उसके माध्यम से जो निकल जाता है, ठीक है, तो वो भी कहीं भी देखे होंगे आप, खेत वगैरह में कोई भी चीज़ निकल जाता है बीज के माध्यम से, पौधा। ठीक है, बीज मानव और पशु पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव और जो ये पशु है ना वो लगभग किस पर आश्रित है, पौधे पर ही आश्रित है। हम लोग टमाटर खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो ये पौधे से ही होता है ना, जानवर को भी देते हैं। बीज का उपयोग विभिन्न फसलों को उगाने के लिए भी किया जाता है, अलग अलग तरह का फसल उगाने के लिए बीज का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं बीज अपक्षय के कारण। बीज अपक्षय का मतलब हो गया दोस्तों, अगर आपका बीज खराब हो जाता है, बीज में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उसका क्या आपका कारण बनता है। ठीक है, यानी कॉजेज ऑफ सेनेसेंस। तो आपको ये देखना कि कहाँ पर लिखा गया सीड सेनेसेंस, मतलब बात किया जा रहा है बीज के खराब होने की बात। ठीक है, अधिक तापमान से बीज की गुणवत्ता में कमी आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बीज में कमजोरी आ सकता है। जब बीज में ज़्यादा नमी या ज़्यादा पानी भी हो जाएगा ना, तो उसमें फंगस या बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं, जो कि बीज को सड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं। बीज को सही जगह में ना रखा जाए तो भी बीज खराब हो सकते हैं। बीज पर कीड़े लगने या विभिन्न रोगजनकों के संपर्क में आने से बीज खराब होकर पौधे बनने लायक नहीं होता। अगर वो कीड़े के संपर्क में आ गया, ठीक है, या तो रोगों के संपर्क में आ गया, रोग फैल गया, तो वो आगे पौधा बनने लायक नहीं होता है। अब देखते हैं बीज अपक्षय की गुणवत्ता में प्रभाव, यानी कि बीज अपक्षय मतलब जब बीज हमारा खराब हो जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बीजों का पनपना कम हो जाता है, यानी कि जो बीज ग्रो करता ना, जो बड़ा होता ना, वो पनप नहीं पाता, कम हो जाता है, जिससे फसल
उपज घट जाता है, जिससे अच्छे मात्रा में फसल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है कमजोर पौधे उगते हैं, यानी कमजोर पौधे उगेंगे जो रोगों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे, यानी पौधा कमजोर होगा जो कि रोग फैल जाएगा और कीड़े उसको खा जाते हैं। बीजों की उम्र कम हो जाती है, यानी कि बीज जितना लंबे टाइम तक रहना चाहिए, जितना लंबे टाइम तक हमको फल देना चाहिए, उतना लंबे टाइम तक वो फल नहीं दे पाते हैं, इसलिए उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। बीजों में पोषक तत्व की कमी हो सकती है, अगर बीजों में पोषक तत्व की कमी है यानी उसके भोजन में कमी है, ठीक है, तो क्या होगा इससे पता है, जिससे पौधे का विकास भी कम हो जाएगा। अगर उसके अंदर अच्छे से उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाया ना, तो उसका ग्रो जो है ना वो रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जो मैंने आपको एक बताया ना, ये 100% लिख लो, आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि बीज प्रतिस्थापन दर और किस्म प्रतिस्थापन क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन है कि बीज प्रतिस्थापन दर क्या है और किस्म प्रतिस्थापन क्या है, इसके महत्व पर चर्चा करना है। ठीक है, यानी कि बीज प्रतिस्थापन का मतलब है दोस्तों सीड रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, और किस्म प्रतिस्थापन का मतलब हो गया दोस्तों वेरिएटल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग याद रखना आपको। ठीक है, कि कहाँ जहाँ पर भी आपको सीड रिप्लेसमेंट आ जाए, रेट आ जाए, मतलब समझ आना है बीज प्रतिस्थापन दर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर तो इंग्लिश में आएंगे, तो इंग्लिश के मीनिंग से ही आपको पता चलेगा कि ये हिंदी इसका ये है। ठीक है, और फिर इसका आपको दे देगा महत्व पर लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट पर लिखने के लिए। ठीक है, कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं बीज प्रतिस्थापन दर। बीज प्रतिस्थापन दर क्या होता है, जैसे मेरा जमीन इतना भाग में है, ठीक है, और इतना भाग में मेरा जमीन है पहले से, और मान लो कि इतना भाग में मेरा क्या है फसल बोया हुआ पहले से। ठीक है, और मान लो कि इधर भी फसल है मेरे पास, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये सब अब फसल जो है ना वो पुरान हो गया है, अब बढ़िया से चीज़ हमको दे नहीं रहा है, उससे बढ़िया से उपज नहीं हो रहा है। जैसे टमाटर का ही पौधा मान लो, अब वो पुराना हो गया, ठीक है, तो दे रहा है मतलब उतना ज़्यादा नहीं उसमें निकल रहा है जितना निकलना चाहिए, जितना नया टाइम में निकल रहा था उतना नहीं अभी निकल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे उस टमाटर का, ठीक है, इधर का फसल ठीक है, ठीक है, इधर छोड़ दो, इधर का फसल हमारा ठीक है, इधर जो हम बहुत पहले लगाए थे टमाटर का पौधा, वो अब धीरे धीरे जो टमाटर देना बंद कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे ख़त्म कर देंगे और इसके जगह में क्या करेंगे नया टमाटर का पौधा लगाएंगे, या तो कोई दूसरा पौधा जो हमको लगेगा कि अभी हमको इस पौधे की ज़रूरत है, ठीक है, या तो फिर इस सब्जी की ज़रूरत है, तो उसी को हम फिर लगाएंगे। मतलब उसको पुराना वाला को उखाड़ देंगे और फिर से हम क्या करेंगे नया वाला को लगाएंगे। ठीक है, तो बीज प्रतिस्थापन दर का मतलब यही होता है दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र में खेती के लिए उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल, मतलब कोई भी क्षेत्रफल में, किसी भी क्षेत्रफल में, मान लो हम इतना क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं, तो इसमें कुल क्षेत्रफल में से वह क्षेत्रफल जहाँ किसान पुराने खेत में बचे हुए बीज के बजाय नए गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी टोटल क्षेत्रफल है उसमें से किसान क्या कर रहे हैं, उस क्षेत्रफल जहाँ पर किसान नए फसल को उपजाना चाहते हैं, ठीक है, जो पुराने खेत में जो बचे हुए फसल थे ना उसको ख़त्म करके वो नया फसल उपजाना चाहते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बीज प्रतिस्थापन दर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जितना अधिक किसान ताज़ा और अच्छे बीज का उपयोग करेंगे उतना ही उच्च बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि उतना ही उच्च बीज प्रतिस्थापन दर होगी। मतलब हम क्या करेंगे पुरान हो गया फसल उसको हम उखाड़ देंगे और उसके जगह हम क्या करेंगे नया फसल को लगाएंगे, तो हमारा क्या होगा जो प्रतिस्थापन दर हो उच्च हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, और इससे हमारा फ़ायदा भी होगा क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पुराना जो पौधे होते हैं वो कम कर देते हैं चीज़ों को देना, ठीक है, और नए जो पौधे होते हैं वो चीज़ों को देना क्या कर देते हैं ज़्यादा देते हैं, फर्स्ट टाइम में ज़्यादा फटते हैं, उसमें से ज़्यादा निकलते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक किसान 10 हेक्टेयर में फसल लगाता है, एक किसान मान लो 10 हेक्टेयर में फसल लगाता है, ठीक है, उसमें से 4 हेक्टेयर में प्रमाणित बीज का मतलब हो गया दोस्तों वैसा बीज जो अच्छा है, ठीक है, तो प्रमाणित बीज का उपयोग करता है, मतलब अच्छे बीज का उपयोग करता है, ठीक है, 40% में, तो उसका बीज प्रतिस्थापन दर 40% होगा। मतलब जितना में वो नया से लगा रहा है फिर से वही उसका फ़ायदा होगा, वही उसका प्रमाणित बीज दर होगा ना, यानी उसी से ना वो फ़ायदा कमाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि वो पूरा खेत में लगाएं, जितना ही में लगाएं उतना ही उसका फ़ायदा होगा। यह दर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए बीजों से फसलों की पैदावार बढ़ती है। जो नया नया हम लोग बीज डालते हैं ना, इससे जो फसल की पैदावार होती है ना, फसल
जो पैदा होता है ना वो बढ़ती है। पौधों में रोगों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। देखो, और पौधा क्या करती है पता है, अगर पौधा में कोई रोग लगने वाला है, कोई कीड़े लगने वाला है, तो उससे बचा लेती है। लेकिन हाँ, जो पुराने पौधे होते हैं ना वो नहीं बचा पाते हैं। नए पौधे, नए फसल जो होते हैं ना वो कीड़ों से भी लड़ लेती है, लेकिन वही जब पुरानी हो जाती है तो कीड़ा ही उसको खा जाती है। ठीक है। और किसानों की आय में भी सुधार होता है। जब पुराने पौधा को फेंक करके नया लगाया जाता है ना, तो इससे क्या होता है, किसानों की आय में क्या होता है, सुधार होता है, इनकम ज़्यादा होता है। बीज प्रतिस्थापन दर के महत्व को देखते हैं, तो बीज प्रतिस्थापन दर के व्यापक महत्व और यह कृषि क्षेत्र में अत्यंत ही आवश्यक है। और ये हाँ, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ करना, नहीं तो पता चले पुराने में ही हम लटके हुए हैं। ठीक है। फसल उपज में वृद्धि होती है जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है। नए और बेहतर बीज रोगों और कीटों से अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी रोग और कीट नहीं लग पाते हैं। ठीक है। जिससे फसल की, यहाँ पर सेहत लिखा गया। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है, फसल की बहुत ही अच्छा फसल होता है, नहीं बेहतर फसल होती है और नुकसान कम होता है ना। जिससे फसल क्या होता है, बेहतर होती है और नुकसान कम होता है। इसको थोड़ा मिटा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है बीज प्रतिस्थापन दर उच्च होने से, मतलब कि किसान इसका प्रयोग करते हैं, पुराने को फेंकते हैं और नया को लगाते हैं, तो इससे बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है पता है, कृषि टिकाऊ बनता है, मतलब किसान लोग लंबे समय तक कृषि कर पाते हैं। नहीं तो अगर उनको नुकसान हो जाएगा तो लंबा टाइम तक कृषि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ताज़ा बीजों से खेती अधिक टिकाऊ होता है। क्योंकि पता है जो ताज़ा ताज़ा लगाते रहते हैं तो उससे खेती भी टिकाऊ बना रहता है और इन लोगों को फायदा भी होते रहता है। गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग से देश में खाद्य उत्पादन बढ़ती है। देखो, अब हम क्या करते हैं, मान लो बार बार फसल पुराना हो गया फिर नया करके लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है पता है, गुणवत्तापूर्ण बीज के उपयोग से, यानी कि एक अच्छा हमारा बीज हो, बेहतर तरीका से वो हमको फल दे, सब्जी दे, इसके लिए क्या होता है पता है, खाद उत्पादन बढ़ता है। यानी खाद हम लोग डालते हैं ना, जितना बार भी हम लोग फसल को नया नया तरीका से लगाएंगे खाद को भी डालेंगे। अब खाद हम लोग कहीं से मंगवाते हैं तो खाद उत्पादन भी बढ़ जाएगा। यानी कि जो लोग खाद उत्पादन करने का काम करते हैं, खाद लगाने का काम करते हैं, जहाँ से हम लोग खाद लाते हैं, ठीक है, उसका भी उत्पादन में बढ़ जाएगा, उसका भी ज़्यादा बिक्री हो जाएगा। दोनों प्रकार से फायदा है। गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करने से फसल पैदावार होती है, यानी कि अच्छा ज़्यादा ज़्यादा पैदा होता है उसमें फसल। किसानों को उच्च सकल आय मिलती है। उच्च सकल मतलब उच्च कीमत मिलती है, क्योंकि अच्छा फसल होता है, ताज़ा फसल होता है, तो उच्च आय मिलती है। क्योंकि नए बीज खेत में बचाए गए पुराने बीजों से बेहतर होते हैं, क्योंकि जो नए बीज होते हैं ना वो पुराने से बेहतर होते हैं, तो इसको नया कीमत भी मिलता है, अच्छा कीमत भी मिलता है। बात करते हैं किस्म प्रतिस्थापन। किस्म प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अभी इसके पहले हम लोग देखे थे कि इतना बड़ा खेत था तो इतना ही में हमारा क्या हुआ था, फसल पुराना हुआ था और ये अच्छा फसल नहीं दे पा रहा था, इसलिए हम इसको परिवर्तन कर दिए, बदलाव दे दिए और यहाँ नया बीज को हम क्या कर दिए, बो दिए। लेकिन किस्म प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान लो कि हमारा इतना बड़ा खेत है और इतना बड़ा खेत में हम क्या किए हैं, कोई दूसरा फसल लगाए हैं और वो फसल मतलब उपज ही नहीं रहा है, क्योंकि मौसम था कुछ और दूसरा फसल लगाने का और हम कोई दूसरा और फसल लगा दिए। ठीक है, तो इसके वजह से वो बढ़िया से ग्रो नहीं कर रहा है, बढ़िया से वो हमको फायदा नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम पूरा का पूरा कटाई कर देंगे और उसके जगह हम नया फसल लगाएंगे जो जिसका उपज बढ़ेगा। ठीक है, और उस मौसम में जो भी फसल लगाना चाहिए अगर वही फसल को लगाएंगे तो उपज बढ़ जाएगा। मतलब पूरा को ख़त्म करके फिर से नया में पूरा नया तरीका से खेत को फिर से लगाना कहते हैं किस्म प्रतिस्थापन। मतलब पुराने किस्म के फसल को ख़त्म करके नया तरीका के किस्म को लगाना। ठीक है, एक फसल या पौधे की पुरानी किस्म को छोड़ करके उनकी जगह एक नई और बेहतर किस्म के पौधे को या तो फिर फसल को लगाना। ठीक है, सरल उदाहरण में आप लोग समझिए। ठीक है, यदि कोई किसान गेहूं की पुरानी किस्म उगा रहा है, ठीक है, नहीं पुरानी तरीका से पुराना बीज को बो दिया या तो फिर पुराने तरीका से उगा रहा है और बढ़िया से नहीं हो रहा है, जो कम उपज देती है और बढ़िया से उपज नहीं दे रहा है, तो वह इसे छोड़कर नई और बेहतर किस्म की बीज को अपनाता है, बढ़िया बीज को बोएगा ताकि क्या हो, इसे बढ़िया फायदा हो। इसे ही किस्म प्रतिस्थापन कहते हैं। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है एक ही वो खेत है और इसमें पुराने किस्म के ये गेहूं के दाने को बो दिया, पुराना गेहूं के दानों को बो दिया, वो अच्छा नहीं हुआ, तो अब हम लोग नया तरीका से जो नया मार्केट में आया ना बीज, उसको हम डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा मुनाफा हो। तो या तो दूसरा बीज बो देना या तो उसी बीज को नया तरीका से डाल देना। ठीक है, किसान अपनी खेती में पुराने किस्म के स्थान पर नई किस्म के बीज बोता है, उसके लिए उपयुक्त तकनीक अपनाता है और उसके लिए एक अच्छा सा तकनीक अपनाता है, नया तरीका से डालता है, खाद के साथ डालता है। ठीक है, और भी बहुत सारा दवा वगैरह भी आता है ना इसके लिए।
किस्म प्रतिस्थापन से फसल की गुणवत्ता बढ़ती है, कृषि विकास होता है और देश का खाद्यान्न उत्पादन भी सुधरता है। खाद्यान्न उत्पादन मतलब जो लोग खाद बनाने का काम करते हैं तो वहाँ से हम लोग ट्रैक्टर भर भर के खाद्यान्न लाते हैं तो उसको भी तो फायदा होता है ना। किसान की आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाती है, सुधारने में सहायक होती है। किस्म प्रतिस्थापन का महत्व को देखते हैं। देखो, नई किस्म के बीज से अधिक उपज होती है जिसकी वजह से किसानों को अधिक फायदा होते हैं। नई किस्म के बीज से फसलों को रोगों और कीटों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि यह फसल मौसम के अनुसार अनुकूल होता है जिससे उपज बढ़ता है। मौसम के अनुसार अनुकूल होता है मतलब मौसम के अनुसार ही हम लोग, जो पुराने बीज था वो तो लगा नहीं, अब जो मौसम है उसी के अनुसार हम लोग नया बीज लगाएंगे तो मौसम के अनुसार अनुकूल रहेगा, यानी मौसम के ही अनुसार रहेगा जिससे उपज बढ़ेगा। किस्म प्रतिस्थापन दर से देश की खाद्यान्न उत्पादन क्षमता बढ़ती है जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होता है। जिससे क्या होता है, खाद्य का सुरक्षा भी बना रहता है, यानी कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में खाद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है उन्नत किस्मों के उपयोग से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर उन्नत किस्म के उपयोग मतलब कि अगर वो नए तरीके के किस्म के फसलों को उपजाते हैं तो उसको बेहतर कीमत भी मिलता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधार होती है। इस प्रकार से बीज प्रतिस्थापन दर और किस्म प्रतिस्थापन ये दोनों ही कृषि विकास और पर्यावरण के बचाव के लिए भी और किसानों को अधिक से अधिक फायदा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार और कृषि संस्थान निरंतर कार्य कर रही है। मतलब जो कृषि विभाग के लोग हैं सो और सरकार, ये दोनों चाहते हैं कि इसमें फायदा हो, लोगों को नया नया तरीका हम सिखाएं, ठीक है। और दोनों प्रयास कर रही है ताकि किसानों को स्थिति सुधर सके, है ना, ताकि कृषि उत्पादन में सुधार हो सके और किसानों की स्थिति भी सुधर सके। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 5 पॉइंट लिखें, ठीक है, तो क्या उसका 5 ही फायदा है, और भी बहुत सारा फायदा है, आप वो भी लिख सकते हैं। बस मैं जल्दी जल्दी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पॉइंट को बढ़ा भी सकते हो, इसके महत्व को बढ़ा सकते हो, उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस्मीय क्षरण के कारणों का उल्लेख कीजिए और किस्मों के रखरखाव की विधियों की वर्णन करें। क्वेश्चन है कि आपका किस्मीय क्षरण के कारणों का उल्लेख कीजिए और इस जो किस्मों के रख रखाव है इसकी विधियों का वर्णन करना है। देखो, किस्मीय क्षरण के कारण क्या है इसके बारे में बताना है, और यहाँ पर किस्मीय क्षरण, यहाँ पर सिर्फ किस्मीय लिख दिया गया है, यानी किस्मों लिखा गया, यानी किस्मीय क्षरण का ही बात हो रहा है। इसके रख रखाव क्या है, किस्मीय क्षरण का कारण क्या होता है ये लिखना है, और इसके रख रखाव के जो विधि होता है ना इसके बारे में बताना है। अब देखिए दोस्तों, पेपर जो इंग्लिश में आएगा तो आप कैसे जानेंगे कि किस्मीय क्षरण के बारे में बोला गया, क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश लिखा रहेगा। तो आपको देखना है वरीएटल डेटेरिओरेशन कहाँ पर लिखा गया, ठीक है। आपको ये देखना है कि वरीएटल डेटेरिओरेशन कहाँ पर लिखा गया। अगर ये कहीं आपको मिल गया लिखा हुआ तो समझ आना किस्मीय क्षरण से संबंधित ही है, और किस्मीय क्षरण का आपको कारण लिख देना है और इसका रख रखाव लिख देना है, यानी कि मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, रख रखाव, ठीक है। तो ये आपको मेन जो वर्ड देखना है ना इसमें, वो ये देखना है वरीएटल डेटेरिओरेशन, ठीक है। चलो देखते हैं क्या किस्मीय क्षरण। कहीं भी देखो दोस्तों, क्षरण का मतलब क्या होता है पता है, कहीं भी अगर आपको ये वाला देखने को मिले ना डेटेरिओरेशन का मतलब होता है जो फसल को नुकसान होता है ना उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी किस्मीय के नुकसान के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसका मतलब होता है क्षरण, क्षरण मतलब होता है नुकसान, ठीक है। तो देखो दोस्तों, किस्मीय क्षरण क्या है, तो किस्मीय क्षरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी फसल की पुरानी या कमजोर किस्मों का उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता धीरे धीरे गिर जाती है जिससे खेती प्रभावित होता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो कि ये क्या खेत है, तो एक खेत है और इसमें हम अलग अलग प्रकार का, आपको पता होगा कि गेहूं का भी बहुत अलग अलग दाना आता है, यानी कि अलग अलग इसका बीज आता है। तो मान लो कि अलग अलग किस्म, यहाँ पर जो किस्म यूज हुआ है ना, आप देखेंगे यहाँ पर किस्मों यूज हुआ है, मतलब कि एक ही फसल के अलग अलग दाने होते हैं, अलग अलग किस्म के क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट आ जाएगा। मान लो कि मैंने गेहूं के कोई एक किस्म का बीज को बो दिया, अब उसकी गुणवत्ता जो है ना में धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, मतलब वो सही रूप से वो जो हमको देना चाहिए गेहूं का दाना वो नहीं मिल रहा है। या तो ऐसे समझो दोस्तों कि टमाटर का एक मैंने बीज बोया है, ठीक है, और टमाटर का भी बीज जो होता है ना वो अलग अलग किस्म का आता है। तो मैंने कोई एक खास किस्म का बीज को बोया, लेकिन वो टमाटर का जो पौधा है ना वो सही रूप से पहले तो दिया बीज, लेकिन अब सही रूप से नहीं दे रहा है। या तो फिर मान लो कि शुरुआत से ही बीज नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने गलत बीज का चयन किया था, गलत किस्म के बीज का चयन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया बीज का उसमें डालेंगे, एक नया किस्म का बीज का डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आदमी क्या करता है पता है, मान लो कि एगो फसल उपजाया,
ठीक है। फिर उसी से जो बीज निकलता है ना उसको रख लेते हैं और फिर अगले साल उसी बीज का प्रयोग करते हैं, फिर उस बीज को रख लेते हैं, अगले साल उसी बीज का प्रयोग करते हैं। इससे क्या पता है, फसल का जो ग्रो होता है ना वो रुक जाता है, अच्छा रूप से फसल नहीं उपज पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नया नया जो मार्केट में आता है ना बीज नए किस्म का वो अपनाना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि किस्मीय क्षरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी फसल की पुरानी या कमजोर किस्मों का उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में धीरे धीरे कमी आ जाता है। यानी कि किसान क्या करता है, पुरानी और कमजोर किस्मों का उत्पादन जो करता है ना, तो पुराना और कमजोर किस्मों से क्या होता है पता है, उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता में गिरावट आ जाता है ना। किस्मीय क्षरण का मतलब होता है जो गिरावट आ जाता है, जो फसल बर्बाद हो जाता है। तो जिसमें किसी भी फसल की पुरानी या कमजोर किस्मों का प्रयोग, किस्मों का मतलब हो गया पुरानी बीज या तो नया बीज, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुराने और कमजोर बीज। यानी पुराने और कमजोर बीज के उत्पादन जो क्षमता होती है वो कम होती है, उनकी गुणवत्ता कम होती है, जिससे क्या होता है गिरावट आ जाती है और खेती प्रभावित होती है, खेती सही रूप से नहीं हो पाती है। ठीक है, आप सीधा सीधे ऐसे लिखेंगे दोस्तों, किस्मीय क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें से पुरानी फसल के बीज को उत्पादन करने से या तो बोने से उनकी गुणवत्ता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे खेत क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, खेत हमारा सही रूप से नहीं हो पाता है खेती। ठीक है, देखो किस्मीय क्षरण का अर्थ है किसी फसल की पहली स्थिति या गुणों में गिरावट आना। यानी कि किस्मीय क्षरण का मतलब है कि अगर हम फसल बो दिए और पहली स्थिति में और उनके गुण में क्या आ गया, गिरावट आ गया, सही रूप से फसल नहीं हो पाया। यह तब होता है ना जब एक पौधे किस्म लगातार वर्षों तक बिना उचित देखभाल या उचित बीज चयन के कारण अपनी उचित क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता और अन्य गुणों को खो देती है। मतलब क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यह तब होता है ना, यानी कि किस्मीय क्षरण तब होता है जब हमारे खेती में नुकसान तब पहुंचता है जब एक पौधे की किस्म लगातार, यानी एक ही पौधे की किस्म मतलब वही बीज, यानी एक ही पौधे के बीज को हम लगातार वर्षों तक क्या करते हैं, बिना देखभाल का बो दिया, देख ही नहीं रहे उसको, उचित बीज का चयन ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वही बीज को डालते जा रहे हैं, जो बीज अच्छा हो सकता है उसको हम लोग चुन ही नहीं रहे। अपनी उपज क्षमता, ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता और अन्य गुणों को खो देती है ना। अगर कोई ऐसा बीज है जो लगातार वर्षों से आप बोते आ रहे हैं, उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं और सही बीज का चयन नहीं कर रहे हैं, बस कोई भी बीज को उठा कर डाल दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा पता है, उसकी जो क्षमता है ना फसल का उपजाऊ क्षमता वो कम हो जाएगा, उसको जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है ना वो कम हो जाएगा, और भी बहुत सारे गुण को आपका फसल खो देगी और अच्छे रूप से फसल नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि फसल की उत्पादकता यानी कि कम हो जाएगी और पौधा कमज़ोर हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान ने गेहूं की एक अच्छी किस्म बोई है, मतलब एक गेहूं का बहुत सारा दाना आता है, बहुत सारा बीज आता है, लेकिन वो एक अच्छी किस्म का बीज को बोई है, लेकिन कई वर्षों तक उसी किस्म का बीज खेती से ही बचाकर बोता रहा, मतलब वही बीज को खेत से बचा लिया बीज को और फिर बो दिया, फिर वही बीज को बचा लिया फिर बो दिया। इससे क्या होगा पता, बिना नई अच्छी किस्म के बीज का उपयोग किए तो उस किस्म में क्षरण हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है, अगर किसान क्या करते पता है, लंबे समय तक एक ही बीज को बचा बचा करके उसी का फिर से बोती यानी कि फिर से खेती लगाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पता है, उसका जो किस्मीय क्षरण है ना वो बढ़ जाता है। किस्मीय क्षरण का मतलब उसका उपजाऊ क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब हर एक साल में या 2 साल में नई नई किस्म का बीज को नहीं बोए हैं, लगातार पुराने बीज को ही बोते जा रहे हैं, तो इससे उनका क्या होगा, नुकसान होगा। आगे देखो, किस्मीय क्षरण से किसान की आय प्रभावित होती है, यानी कि उसका जो इनकम है वो रुक जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उत्पादन कम हो जाता है, रोगों की संभावना बढ़ जाती है, और जो पौधे होते हैं ना फसल वो रोग से मुक्त हो जाते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं। रोग युक्त मतलब रोगों से प्रभावित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए नई किस्मों का समय समय पर उपयोग करना चाहिए, यानी कि नए नए समय पर यानी अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं कि हर साल एक ही बीज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है किस्मीय क्षरण का कारण, आखिर क्यों ऐसा होता है, आखिर फसल क्यों, अगर मान लो कि एक ही बीज को हम लोग बार बार बो रहे हैं, हर साल एक ही बीज को बो रहे हैं बचा बचा करके, तो उससे क्या नुकसान होगा, आखिर उसका क्यों वो अच्छा से पनप नहीं पाता है, क्यों वो अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है, क्यों हम उसको बेच करके सही से पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि बढ़िया रहेगा तभी तो क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही चीज़ को हम लोग हर साल उपयोग करते हैं ना तो उसकी क्षमता कम हो जाता है। ठीक है, अगर किसान लगातार एक ही किस्म का फसल का उपयोग करते हैं तो फसल की उपजाऊ क्षमता और उनकी गुणवत्ता में क्या हो जाता है, गिरावट आने लगती है। बीज का गलत चयन करने से भी बीज कमजोर और क्षतिग्रस्त हो जाता है। हो सकता है कि आप बीज का गलत चयन कर लिए,
जो अच्छा बीज था उसको आप लिए ही नहीं है। खेतों में विभिन्न किस्मों का गलती से भी मिक्स होने के कारण शुद्धता में कमी आ जाती है। देखो पता है, खेतों में विभिन्न किस्मों का गलती से मिक्स होने के अलग अलग प्रकार के बीज अगर एक साथ मिक्स भी हो गया ना, गेहूं और चावल एक साथ मिक्स हो गया, तो ऐसे कारण भी क्या होता है, हमारा जो फसल है ना वो अच्छे से उपज नहीं पाता है। पर्यावरणीय तनाव, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया, सूखा आ गया, और अगर या तो फिर खराब मिट्टी है, तो ऐसे स्थिति में भी देखा जाता है कि किस्म की गुणवत्ता प्रभावित होती है। किस्म मतलब जो बीज होते हैं इसकी गुणवत्ता में गिरावट आता है। समय के साथ रोग और कीट फसल पर हमला कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है पता है, एक ही बीज को बार बार बोने से वो क्या हो जाते हैं, रोग युक्त हो जाता है, यानी कि रोग भर जाते हैं उसके अंदर, बीमार हो जाते हैं वो, और क्या हो जाते हैं, उस पर कीड़े जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े उस पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट है खेती में पोषण का सही संतुलन ना होना। अगर हम खेत में सिर्फ मतलब कि बोते जा रहे हैं, फसल उपजाते जा रहे हैं और उसमें कोई खाद नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें पोषण नहीं दोगे, पोषण मतलब होता है कि जो पेड़ पौधा होता है ना उसका पोषण क्या होता है, अच्छा खाद देना, गोबर डालना। तो अगर खेत में पोषण की संतुलन नहीं है, यानी कि अच्छा पोषण नहीं है, यानी कि उसमें खाद नहीं है, तथा आज समय पानी की कमी और समय समय पर पानी अगर नहीं है उसमें, ठीक है, या तो फिर ज़्यादा भी अगर पानी है तो भी दिक्कत है, तो ऐसा कंडीशन में किस्मीय क्षरण को बढ़ावा देता है, यानी कि फसल बर्बाद हो जाता है। किस्मीय क्षरण मतलब फसल बर्बाद होना। किस्मों के रखरखाव की विधियाँ, अब मान लो कि हम देखें कि बहुत गलत तरीका से अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है इसका रखरखाव के उपाय, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो देखो, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए, जो जिसके अंदर ज़्यादा गुण है, जो ज़्यादा अच्छा फसल दे सकता है। उनकी शुद्धता बनाए रखना, किस्मों के रखरखाव का पालन करना, ठीक है, यानी अच्छा बीज का चयन करना, उसका रखरखाव करना, बढ़िया से देखभाल करना। विभिन्न किस्मों के बीज के लिए उचित दूरी रखना चाहिए ताकि किस्मों की शुद्धता बना रहे, यानी कि जो बीज होता है ना, जो किस्म होता है ना, उसके बीच जितना दूरी होना चाहिए उतना का बिल्कुल दूरी छोड़ना चाहिए, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगा। मिट्टी की उपयुक्त जुताई करना चाहिए, समय की सिंचाई, पानी देना चाहिए। निराई गुड़ाई मतलब जो उसमें निराई वगैरह होता है, जो घास फूस हो जाता है उसका निकाई करना। पोषण देना, यानी कि उसमें खाद देना, से ये सब देने से क्या होगा पता है, पौधे की वृद्धि ठीक रहती है और किस्म की गुणवत्ता बनी रहती है, यानी कि जो बीज की गुणवत्ता है ना वो बनी रहती है। फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए कीट नियंत्रण का जो दवा आता है वो देना चाहिए। रासायनिक उपचार करना चाहिए, ठीक है, रासायनिक आता है इसका उपचार करने के लिए, छिड़काव करने के लिए इसका कोई ये आता है केमिकल, ठीक है, दवा आता है। खेतों में पौधों की नियमित निगरानी से किसी भी समस्या का समय रहते पता लगाकर उनका समाधान किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि खेत में हमेशा निगरानी रखना चाहिए और कोई भी अगर समस्या आ रही है तो समय रहते ही उसका समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों से, यानी कि जो कृषि विशेषज्ञ मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पास कृषि से संबंधित ज़्यादा ज्ञान है, तो उन लोगों से सलाह लेना चाहिए। नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, नया नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए और बेहतर रख रखाव करना चाहिए जिससे फसल क्या हो, अधिक उपजाऊ हो। अनेक विधियों के माध्यम से किस्मों की शुद्धता, उपजाऊ और रोगों से बचाने की क्षमता बनी रहती है। देखो, अगर हम अलग अलग प्रकार के विधियों का प्रयोग करेंगे ना और नया नया तरीकों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो बीज है ना वो शुद्ध रहेगा, अधिक उपजाऊ क्षमता रहेगा उसमें, और वो बीमारियों से लड़ भी पाएंगे, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा और किसानों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चौथा है कि बीज उत्पादन के अनुवांशिक एवं कृषिकीय सिद्धांतों की व्याख्या करें। बीज उत्पादन के अनुवांशिक एवं कृषिकीय सिद्धांतों की वर्णन करना, ठीक है। ये जो दोनों सिद्धांत होता है ना दोस्तों, बीज उत्पादन से संबंधित है। मान लो कि ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये हमारा पौधा है मान लेते हैं, ठीक है, और इस पौधा में एक बीज निकला हुआ है, ठीक है, बीज मतलब होता है उसका दाना। तो इस बीज से ही रिलेटेड है अनुवांशिक और कृषिकीय सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत का कहना है कि बीज को अच्छे रूप से उगाना है ना, ताकि बीज मजबूत हो, बढ़िया हो, ठीक है, और अच्छी कीमत पर बिके। तो जो अनुवांशिक और कृषिकीय सिद्धांत है ना, वो दोनों का कहना है कि बीज कैसा हो, मजबूत हो। अब देखो, जो अनुवांशिक सिद्धांत है ना, अनुवांशिक का कहना था कि ये बीज से पहले भी ये तो कोई बीज से निकला होगा, तो जैसे पहले पौधा था, जैसे इनका पहले ताकतवर पौधा था, फसल था, वैसे ही उनके बीज में भी ताकतवर फसल निकले, ठीक है। और कृषिकीय सिद्धांत का क्या कहना था कि अगर कोई भी बीज बोने से पहले, यानी उसके पिता अगर कमज़ोर थे, ठीक है, तो बाद में अगर हम बीज को बोएंगे तो वो भी मजबूत निकालना चाहिए। देखो, अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये आपका क्या है, पौधा है, ठीक है, इससे एगो बीज निकल गया और इसी बीज से फिर एगो हमको पौधा तैयार करना है, ठीक है। तो अनुवांशिक सिद्धांत का कहना है कि जैसे पहले ये पौधा मजबूत था वैसे ही उस बीज से अगला भी पौधा मजबूत होना ही चाहिए,
ठीक है, ये हो गया। और कृषि सिद्धांत का क्या कहना है? कृषि सिद्धांत का कहना है कि मान लो कि एगो पौधा है, ठीक है, और अगर इनका एगो बीज है, ठीक है, अगर ये पौधा कमज़ोर भी है ना, तब भी हम इसमें बढ़िया से उर्वरक डाल करके, खाद डाल करके, बढ़िया से देखभाल करके इसके बीज से हम इससे भी ज़्यादा मजबूत पौधा को तैयार कर सकते हैं, ये कहना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को देखते हैं। किसी बीज उत्पादन के पीछे दो प्रमुख सिद्धांत होता है। कोई भी बीज का उत्पादन करते हैं ना हम लोग, जैसे आप लोग देखे होंगे गेहूँ उगाते हैं हम लोग, और फिर उसकी बीज को रख लेते हैं ताकि अगले साल हम लोग क्या कर सकें, फिर उसी को बो सकें, यानी कि उसी को फिर से उगा सकें, है ना। तो कोई भी बीज को उत्पादन करने का दो सिद्धांत होता है, एक अनुवांशिक सिद्धांत और एक कृषि सिद्धांत। अनुवांशिक सिद्धांत मतलब जैसे पहले था, यानी बीज जिससे निकला था वो जैसा फसल था वैसा ही बाद में भी फसल होना चाहिए। और कृषि सिद्धांत का मतलब होता है आप उसमें मेहनत करके अच्छा से कर सकते हैं। अगर पहले बीज जिससे निकला अगर वो पौधा कमज़ोर था तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर हम बीज बोएंगे तो वो मजबूत होना चाहिए। तो एक होता है अनुवांशिक सिद्धांत, एक होता है कृषि सिद्धांत। देखते हैं अनुवांशिक सिद्धांत क्या है। बीजों में वही विशिष्ट गुण बनाए रखना जो किस्म मतलब होता है बीज, ठीक है, जो बीज के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि बीज क्या बोल रहा है कि बीजों में वही गुण बनाए रखना जो पहले बीज के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, यानी जो जैसा पहले बीज था वैसा ही गुण बाद में भी बनाए रखना। अगर पहले बीज क्या था, मोटा था, खाने में टेस्टी लगता था, तो बाद में भी अगर बीज बोएंगे तो उस पर ऐसा ही मतलब उसका फसल उगना ताकि खाने में स्वादिष्ट लगे, ठीक है, और मजबूत हो। जैसे अगर एक उच्च उत्पादक किस्म है, जैसे कि अगर एक उच्च उत्पादक किस्म है, यानी कि एगो ऐसा हमारे पास बीज है जो उच्च उत्पादक का है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है उसका, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें फल आता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा धान होता है, गेहूँ होता है, ऐसा समझो। तो उसके बीज भी ऊंची उपज जैसी क्षमता दिखाए। मतलब इनका कहना है ना कि अगर एगो ऐसा बीज है जो उच्च उत्पादक का है, ठीक है, यानी कि इसका जो पिता थे ना वो भी उच्च उत्पादक करते थे, मतलब ज़्यादा उपजाऊ देते थे, तो उसके बाद जो हम लोग उसका बीज का उपजाऊ करेंगे ना उसकी भी क्षमता वैसा ही होना चाहिए, उच्च उपज की जैसा ही। ऐसे नियम या उपाय देखो, ऐसे नियम या उपाय जिसमें से बीजों की शुद्धता, गुणवत्ता और विशेष गुण पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। मतलब कि बीज की जो गुणवत्ता है, उनकी जो विशेष गुण है, शुद्धता है, जैसा इनकी मोटाई है, पतलाई है, ठीक है, वैसा ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। मतलब आज अगर हम इस बीज को बोएं तो वैसा ही शुद्धता, गुणवत्ता रहना चाहिए। जैसे हम एक साल के बाद भी बोएंगे तो भी वैसा ही होना चाहिए गुणवत्ता उसमें, और उतना ही बीज मोटा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, वैसा ही फिर अगले साल भी होना चाहिए। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहना चाहिए। सरल शब्दों में अगर कहें तो इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह होता है कि जो भी फसल की किस्म चुनी गई, यानी कि जो भी फसल का बीज चुना गया, उसके सभी गुण जैसे उपज, आकार, रंग, स्वाद भविष्य में भी बने रहे और ख़राब ना हो। मतलब जैसे फसल हम चुने थे, यानी हम ये देख के लिए थे कि ये जो खेती है ये बहुत मजबूत होता है, ये जो गेहूं का दाना है ना वो बहुत मजबूत होता है। तो जैसे पहले बीज की क्षमता था, बाद में भी बीज का क्षमता, भविष्य में भी बीज की क्षमता वैसा ही बना रहे, है ना। अगर धान की एक किस्म हमसी यानी कि लंबा दाना का है, मान लो कि एक ऐसा हम लोग बीज ले रहे हैं, किस्म मतलब बीज होता है, ठीक है, एक ऐसी दाना को ले रहे हैं जो क्या है, लंबा दाना है। तो बीज उत्पादन करते समय, यानी जब हम बीज को उत्पादन करेंगे यानी लगाएंगे, तो उसी समय भी क्या होना चाहिए, लंबाई का दाना ही बनना चाहिए, उसी जैसा लंबा होना चाहिए, ना कि छोटा या तो फिर मिश्रित, मतलब कहीं कोई बड़ा छोटा होना चाहिए। यानी कि बोने से पहले जिस प्रकार की वो लंबा दाना वाला था, बोने के बाद भी उसका दाना लंबा ही निकलना चाहिए, ये नहीं कि छोटा या तो फिर लंबा छोटा दोनों, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग अनुवांशिक सिद्धांत। उत्पादन के दौरान रोगग्रस्त या कमज़ोर पौधे को हटा देना। देखो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम लोग उत्पादन करते हैं ना, तो उस टाइम जो रोगग्रस्त पौधा, नहीं कोई पौधा अगर कमज़ोर हो गया तो उसको झट से हटा देना ताकि दूसरों को कमज़ोर ना कर दे, ठीक है, ताकि बीज पीढ़ियों तक स्वस्थ रहे। अब मान लो कि कोई पौधा कमज़ोर हो गया और कोई पौधा बड़ा हो गया, तो मान लो कि इसका दाना बड़ा निकलेगा, इसका दाना कमज़ोर निकलेगा, तो ये दोनों को मिक्स नहीं करना है, नहीं तो फिर अगले बार क्या होगा, फिर से मिक्स होने लगेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। इससे अभी थोड़ा सा हटा दो छोटा वाला का, तो हमेशा भविष्य में भी अगर रोपोगे ना उसको यानी लगाओगे तो बड़ा ही दाना निकलेगा। बीज उत्पादन के लिए हमेशा स्वस्थ, ताकतवर और सही गुणों वाले पौधों से बीज चुने जाते हैं। मतलब बीज उससे हमको चुनना होता है जो ताकतवर पौधा रहा हो भविष्य में, पहले यानी पहले जो ताकतवर पौधा हो, सही गुण वाला पौधा हो, उसी का बीज रखा जाता है। क्या कभी आप देखें कि जो फसल इस बार बहुत ख़राब हो गई उसका बीज को रखा जाएगा? नहीं, वही उसी बीज को रखा जाएगा जो बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। लोग कहते हैं अच्छा इसका बीज रखेंगे, अगले बार ट्राई करके देखेंगे कैसा होता है। लंबे समय तक एक ही खेत में या पुराने बीजों के प्रयोग से
गुण कमज़ोर हो जाता है। देखो अगर एक ही समय में आप मतलब एक ही खेत में बहुत बार आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लगा रहे हैं, तो भी मिट्टी का गुणवत्ता खत्म हो जाता है। या तो एक ही बीज को बार बार लगा रहे हैं तब भी उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में आप चाहोगे कि पहले जितना मजबूत था उतना ही बाद में भी मजबूत बना रहे, तो ऐसा नहीं होगा। इस सिद्धांत का पालन करने से बीजों की गुणवत्ता, उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहती है। अगर ऐसे सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे, अनुवांशिक सिद्धांत, इसका मतलब है कि पहले जैसा बीज था बाद में भी ऐसा ही होगा, तो उसका गुणवत्ता बना रहता है, उपज की क्षमता एक जैसा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, मतलब ये रोगों से लड़ लेता है, कोई कीटाणु वगैरह द्वारा इसको क्षतिग्रस्त नहीं किया जाता है, और किसान को निरंतर अच्छा उत्पादन मिलता है, मतलब उसको बेहतर तरीक़े से उत्पादन मिलता है, अच्छा ग्रो होता है, अधिक मात्रा में धन उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से इनके पास अधिक मुनाफा भी होता है। कृषि सिद्धांत, देखो ये कृषि सिद्धांत क्या है, तरीके और नियम जिनके पालन से उच्च गुणवत्ता वाले, मतलब ऐसे तरीके या तो फिर ऐसे नियम जिनके पालन से उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध और स्वस्थ बीज तैयार किए जाते हैं। पहले क्या था बीज हमको नहीं मतलब है, लेकिन लगाने के बाद हमको क्या करना है, उस बीज को मोटाई करना है, अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि फसल की उपज अच्छी हो और बीजों की गुणवत्ता बनी रहे। मतलब कृषि सिद्धांत में ये देखा जाता है ना कि हमारा फसल जो हो बिल्कुल अच्छी हो और जो उसका उपज हो वो बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हो, ठीक है। आगे देखिए, बीज उत्पादन के लिए ऐसा क्षेत्र चुना जाता है ना जहाँ जलवायु, मिट्टी, तापमान, नमी उस फसल के लिए अनुकूल हो ताकि बीज उत्तम गुणवत्ता वाला बना रहे, ठीक है। यानी बीज उत्पादन के लिए ऐसा यहाँ पर जगह चुना जाता है जहाँ पर उस फसल को, या तो उस बीज को जितना ही पानी चाहिए उतना ही पानी वाला जगह चुना जाता है, वैसा ही मिट्टी चुना जाता है, ठीक है, वैसा ही तापमान और नमी, मतलब वैसा ही जगह उनके लिए चुना जाता है ताकि उनके लिए अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि वो सूखा वाला है और हम पानी वाला जगह में जाके उसको लगा दिए। भूमि को अच्छी तरह जोत करके जो भी खरपतवार होता है, घास फूस, उसको ख़त्म करना, पूर्व फसल के अवशेष हटा देना, जो पहले फसल थे आज जो लगे हुए थे उसके सब चीज़ को हटा देना, समतल करना, उपजाऊ और रोग मुक्त भूमि बीज उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। यानी कहना है कि बीज को उत्पादन के लिए समतल भूमि होना चाहिए और उपजाऊ भूमि होना चाहिए। इससे क्या होगा पता है, फसल में बीमारी नहीं होगा और वो सर्वोत्तम होती है, मतलब अच्छा फसल, अच्छा दाना बीज देती है। स्थानीय परिस्थितियों और बाजार की मांग के अनुसार, यानी कि आप जिस इलाका में रहते हैं उस इलाका में देखो कि क्या चीज़ का मांग है, ठीक है, और उसी के अनुसार से अधिक उपज देने वाले किस्म की चुनी जाए, यानी वैसा ही किस्म की, यानी वैसा ही बीज को चुनना जाए और वही बीज को लगाया जाए ताकि जो बाज़ार में ज़्यादा डिमांड लोगों को है और हम उसी फसल को लगाएंगे तो हम अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। नेक्स्ट, बीज बोने से पहले उचित दवा या तो फिर अन्य पदार्थों के बीज का उपचार किया जाता है ताकि अंकुरण बेहतर और रोगों से मुक्त हो। देखो यानी बीज को बोने से पहले जो भी आपको केमिकल वगैरह देना, जो भी उपचार करना, पदार्थ देना, दवा देना है, वो दिया जाता है ताकि अंकुरण बेहतर तरीक़ा से हो। यानी उसका जो जब वो उगेगा, जब वो अपना बीज को देगा ना, उसका अंकुरण जो निकलेगा वो बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हो। सही मौसम और नमी की स्थिति में बुआई की जाती है, यानी कि सही समय को देख करके बुआई की जाती है। बुआई मतलब लगाया जाता है ताकि पौधे का अंकुरण समान रहे, यानी ताकि पौधे एक जैसा बीज का उत्पादन करें, एक जैसा फसल का उत्पादन करें। बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए बीज उत्पादन वाले खेत को अन्य किस्मों से उचित दूरी पर रखा जाता है। देखो बीज को शुद्धता बनाने के लिए, यानी कि बीज को मजबूत, ताकतवर और शुद्धता बनाने के लिए अगर दूसरा प्रकार की भी अगर कोई बीज है ना तो उससे दूरी बनाया जाना चाहिए। जैसे मक्का का है, गेहूँ का है, तो इससे दूरी बनाया जाना चाहिए ताकि आपस में मिल ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, फसल को उचित समय पर काटा जाता है और फिर बीजों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है, साफ़ किया जाता है और अलग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी अंकुरण क्षमता बनी रहे, ताकि अगले टाइम फिर से उसका जब हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो फिर से वो बढ़िया से अंकुरण हो सके, बढ़िया से वो निकल सके और मजबूत हो सके। पाँचवां, धान की किस्मों और संकरों के बीच उत्पादन की तकनीकों का वर्णन करें। मतलब कि धान की किस्मों और संकरों के बीच उत्पादन की तकनीकों का वर्णन करें। अगर पेपर इंग्लिश में आता है तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पर राइस लिखा गया, ठीक है, कहाँ पर राइस लिखा गया। अगर कहीं भी आपको राइस दिख जाए, राइस मतलब चावल होता है, धान होता है, ठीक है, तो जहाँ भी आपको राइस देखने को मिले इंग्लिश वर्ड पूरा आपको यही वाला लिखना है, ठीक है, धान के बारे में। यहाँ में बताना धान की किस्मों मतलब तो बीज, यानी कि धान के अलग अलग बीज होता है उसके बारे में बताना है, और धान को उत्पादन करने के लिए कौन कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको परिचय देखते हैं, ठीक है। तो धान की कई किस्में, यानी कि कई सारे बीज हैं जिन्हें उनके पकने का समय, दाने के आकार अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। यानी धान की कई किस्में होते हैं, कई इनके बीज होते हैं जिनको पकने का समय अलग अलग है। कोई ऐसा बीज होता है, कोई धान का ऐसा बीज है जो जल्दी पक जाता है, कोई लेट से पकता है, सबका समय अलग अलग है।
उसका आकार भी अलग अलग हो सकता है, कोई हो सकता है लंबा होगा, मोटा होगा, कोई होगा पतला हो सकता है। तो धान का जो अलग अलग बीज होता है ना, उसका पकने का समय भी अलग अलग होता है, उसका आकार भी अलग अलग हो देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ किस्में जल्दी पकने वाली होती है तो कुछ देर से पकती है, यानी कि कुछ किस्में का मतलब होता है बीज, ठीक है। जो बीज होता है ना, दाना, ठीक है। तो कुछ दाना जल्दी पक जाते हैं और कुछ दाना लेट से पकते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग बीज, एक हमारा धान की किस्मों, देखते हैं धान की पहले किस्मों के बारे में। किस्मों मतलब कि धान का बीज। तो धान के अलग अलग बीज इस प्रकार है। पहला धान का बीज है जिसको बोलते हैं बासमती 370 का बीज, ठीक है। बासमती 370 ये एक धान का ही बीज है, अलग दाना। इसकी लंबी अवधि की संवेदनशीलता के कारण यह एक संवेदनशील किस्म है, मतलब यह इसकी जो समय है ना वो लंबी होती है, ठीक है। ये बहुत समय लेता है पकने में। जिसके दाने लंबे होते हैं, पतले होते हैं और सुगंधित होते हैं, अच्छा लगता है सूंघने में। दूसरा इसका जो धान का बीज है ना, दूसरा दाना का नाम है जया। यह किस्म यानी यह बीज जो है वो 130 दिन में तैयार हो जाता है और इसके दाने लंबे और सफ़ेद होते हैं। HMT ये भी एक बीज का ही दाना है। यह एक सुगंधित किस्म है जिसके दाने छोटे होते हैं और इसकी औसत उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 40 से 45 क्विंटल तक का धान हो जाता है। और भी अन्य किस्म है, मतलब और भी बहुत सारे बीज है। इसके साथ ही बाजार में अन्य किस्म भी बीज उपलब्ध है, मतलब किसानों के लिए अलग अलग बीज भी जब मार्केट में जाओगे तो बोलेगा ये लोगे कि वो लोगे, ठीक है। जो किसानों के लिए मददगार होते हैं, ठीक है। आपका खेत जिस प्रकार का है उसी प्रकार का बीज ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी है आपका खेत में तो ज़्यादा पानी वाला ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा समय में मेरा ये जो धान है वो निकले तो ज़्यादा समय वाला ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको जल्दी चाहिए उसका बीज, जल्दी तैयार करना, तो कम समय वाला लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया कि एक किस्में मतलब बीज, ये बीज जो है ना वो खेती के लिए विविध परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। मतलब अलग अलग समय के लिए क्या है उपयोग है, अलग अलग समय में इसका बीज का प्रयोग किया जा सकता है। अधिक उपज के लिए अलग बीज है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि बीमारियों से लड़ने के लिए भी अलग दाना होता है, जो कि कोई भी अगर कीटनाशक हो गया चाहे कोई भी बीमारी उसको नुकसान नहीं कर सकता है। पर्यावरणीय अनुकूलता प्रदान करती है, यानी कि जिस प्रकार का पर्यावरणीय यानी जैसा पानी गिरता है, जैसा वर्षा होती है उसी के अनुसार से बीज भी आपको मिल जाएगा। किसानों को अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और बाजार मांग के अनुसार धान की किस्म चुननी चाहिए। यानी कि बोला जा रहा है कि बाजार में जिस प्रकार का धान का ज़रूरत है, जिस प्रकार के लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, और जिस प्रकार का आपका मिट्टी है उसी प्रकार का बीज आपको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, ताकि बेहतर उत्पादन और लाभ मिल सके। अब देखते हैं धान उत्पादन करने का जो तरीका, तकनीकें, ठीक है। तो धान की खेती के लिए आधुनिक और परंपराएं दोनों ही तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो धान का भी खेती किया जाता है ना वो आधुनिक यानी कि अभी के टाइम में जो नया नया चीज़ निकल रहा है ना उसका भी प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक मतलब पुराना टाइम में जो प्रयोग किया जाता था तो दोनों के मदद से देखते हैं कहीं कहीं लोग क्या करते हैं खेती करते हैं, कहीं पुराने के माध्यम से तो कहीं नया तरीका के माध्यम से, ठीक है। पारंपरिक विधि यानी कि पुराना समय वाला विधि देखते हैं तो देखो इसमें गहरे पानी वाले खेतों में पौधे की बुआई की जाती है। यानी अगर पुरानी तरीका देखें ना तो गहरा खेत में जाते हैं और जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है वहीं पर खेती करते हैं। 20 से 25 दिन के पुराने पौधों को कतार में रोपा जाता है और 20 से 25 दिन के पुराने पौधों को यानी कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना धान को रोपाई से पहले उसका एक लाइन बाय लाइन कतार में उसको दाना बुन दिया जाता है। उससे उसका क्या हो जाता है तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग गाछी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका गाछी तैयार होता है और उससे हम लोग फिर धान का बुआई करते हैं। तो 20 से 25 दिन में उसका गाछियाँ जो होती हैं वो तैयार हो जाती है कतार में, मतलब एक लाइन में। और पानी की उचित मात्रा बरकरार रखनी पड़ती है, मतलब हमेशा पानी उसमें रखना चाहिए, गड्ढा वाला जो खेत होता है, ठीक है, ताकि पौधे को आवश्यक नमी मिलता रहे और उसको पानी भी मिलता रहे। आधुनिक विधि यानी कि वर्तमान टाइम में अभी के लोग क्या अधिक मात्रा में पानी जो होती है ना वहाँ पर खेती नहीं करते हैं, कम पानी में खेती करते हैं, जिसमें कम पानी और कम बीज की मात्रा का उपयोग होता है। देखो अभी के टाइम में क्या पता है, कम पानी की ज़रूरत है और कम बीज की भी ज़रूरत है। यानी कि एक यहाँ पे डालना है तो एक इतना दूरी पर डालना है, लाइन से आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो अभी पानी की भी कम ज़रूरत पड़ता है और कम बीज का भी खपत होता है, ठीक है। इस विधि में 18 से 12 दिन के पुराने पौधे को बिना कीचड़ वाली सतह पर रोपा जाता है। इसमें आप क्या देखते हैं 20 से 25 दिन वाला को रोपा जाता है। इसमें 18 से 12 दिन में ही जो तैयार गाछियाँ होती हैं ना उसी को रोप दिया जाता है। और पौधे के बीच बेहतर दूरी रखना होता है। खेत को बारी बारी से गीला और सूखा रखा जाता है, ठीक है, ज़्यादा ना तो पानी ना तो ज़्यादा कम पानी, जिससे जड़ों को बेहतर वृद्धि मिलती रहती है, नमी मिलती रहती है। कतार और सीधा में मतलब कतार एक लाइन में रोपा जाता है और सीधा में रोपा जाता है, ठीक है। बीज के उचित चयन के साथ यानी कि बीजों का उचित चयन मतलब बीज का एक सही चयन किया जाता है कि हमारे खेत में कौन सा बीज होगा, ठीक है। तो मार्केट से एक बढ़िया सा बीज का चयन कर लिया जाता है, लाया जाता है और उसी के साथ पौधों के बीच सही दूरी पर यानी कि एक समान दूरी पर, ठीक है, जड़ों को सीधा रखा जाता है ताकि पौधे अच्छे बढ़ें यानी सीधा सीधी बढ़ें।
उपचार, बीज को पहले से ही रोगों से बचाने के लिए उपचारित किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जमीन धान को रोपाई से पहले ही उसमें कोई दवा वगैरह मिला करके छीटा जाता है, ठीक है, ताकि फसल बर्बाद ना हो। नर्सरी की अच्छी देखभाल से स्वस्थ पौधे मिलते हैं। देखो नर्सरी की अच्छी देखभाल से जो हम लोग धान को रोपने से पहले जो गाछी होता है ना, उसको नर्सरी में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी अच्छे से देखभाल करेंगे ना, तो वो एक स्वस्थ पौधा निकलेगा और उसको बीमारियाँ कोई भी नहीं छुएगा। साफ सफाई, ठीक है, ये नहीं है साफ सफाई, पौधे के बीच निराई करके यानी खरपतवार हटाना, यानी कि जो उसमें घास फूस होता है फालतू की चीज़ें उसको हटाना जरूरी होता है, ताकि धान के पौधों को पोषण मिल सके और इसके पोषण को कोई दूसरा घास फूस ना खा जाए। उर्वरक डालना है ना, मिट्टी की जांच के बाद पहले मिट्टी की जांच करो और उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करो कि आपकी मिट्टी के लिए कौन सा उर्वरक कौन सा रासायनिक पदार्थ की जरूरत है, ठीक है, ताकि उपज बढ़ सके। नेक्स्ट है पानी व्यवस्था, खेतों में ज़रूरत के मुताबिक पानी देना चाहिए, ठीक है, और कटाई से 25 दिन पहले पानी निकाल भी देना चाहिए, ठीक है, ताकि सूख जाए, है ना। तो इस प्रकार का एक छोटा सा था। अब इतना ही नहीं कि हम यहाँ पे 7 ही पॉइंट लिखकर इतना ही छोटा आंसर लिखे, तो आप भी इतना ही लिखोगे। आप समझ गए, आप और भी इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। छठा है गुणवत्ता युक्त बीज, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है कि गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। गुणवत्ता युक्त बीज मतलब का कहने का मतलब हो गया अच्छा बीज, ठीक है, अच्छा बीज उत्पादन के लिए प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अच्छा बीज को हमको उत्पादन करना है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ इसमें बताना है। तो इसमें इंग्लिश वर्ड आपको देखना है कि कहीं पे अफेक्टिंग लिखा हुआ है क्या, अफेक्टिंग क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, अगर कहीं सीड प्रोडक्शन आपको दिख जाए और अफेक्टिंग दिख जाए, ठीक है, तो ये समझ आना है कि ये यही बोला है कि कैसे हम किसी भी बीज को अच्छा रूप में बदल सकते हैं, बीज को बेहतर बना सकते हैं, बीज को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। यानी धान का ही बीज ले लो तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ऐसे, ठीक है। तो देखो गुणवत्ता युक्त बीज का मतलब होता है ऐसा बीज जो स्वस्थ हो, साफ हो, मोटा हो, स्वादिष्ट लगे खाने में और शुद्ध हो, ऐसा बीज का उत्पादन करना मतलब गुणवत्ता युक्त बीज कहलाएगा। ऐसे बीज से फसल अच्छी होती है क्योंकि इसमें अंकुरण की क्षमता, अंकुरण मतलब क्या हो गया, बीज से पौधा बनने की जो ताकत होती है ना उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि तुरंत वो पौधा बन जाती है और मोटा तगड़ा होती है और ज़्यादा होती है, ठीक है। यह रोग कीटों से भी बेहतर तरीक़ा से लड़ता है, और अगर कोई रोग हो गया, कोई मतलब बीमारी फैल रहा है सारे फसल में, तो इसमें इस फसल में बीमारी नहीं होगा, ये बीमारी से लड़ लेगा और कोई भी जो कीड़े होते हैं ना वो इसको खा नहीं पाएंगे, ठीक है, नुकसान नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके निम्नलिखित कारक है। बीज की शुद्धता, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, समय नहीं था, बाकी अब इसके बारे में एक्सप्लेन करके 4 से 5 पेज भर देंगे, ठीक है। बीज की शुद्धता, बीज की साफ सफाई और शुद्धता के कारण क्या होगा पता है, बीज जो होगा वो ताकतवर होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, स्वादिष्ट होगा और इससे किसानों को अधिक लाभ होगा। बीज की स्वास्थ्य, स्वस्थ का मतलब वही साफ सफाई करना, ठीक है, समय पर देखभाल करना। अच्छा उत्पादन वाला बीज, हमेशा हम लोगों को अच्छा उत्पादन वाला बीज को ही चयन करना चाहिए ताकि सही समय पर पक सके और उसका सही समय पर हम लोग क्या कर सके, बेचकर पैसा कमा सकें। बीज की ताकत, और ऐसा ही बीज का चयन किया जाना चाहिए जो बीज एक ताकतवर वाला बीज हो, कोई मतलब जो कम ताकत वाला हो जिसको बीमारी जल्दी हो जाएगा, ऐसे बीज का चयन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे बीज का चयन किया जाना चाहिए जो ताकतवर बीज हो। उत्पादन क्षेत्र की तैयारी, यानी बीज को बोने से पहले हमको अपने मिट्टी की तैयारी कर लेना चाहिए, ठीक है, बढ़िया से, और उसमें जो भी रासायनिक वगैरह कीटनाशक दवाई वगैरह जो होता है कीड़ों को मारने वाला वो सारा दवाई दे करके मिट्टी को तैयार करके उसके बाद ही बीज का रोपण किया जाना चाहिए। सही समय पर सिंचाई पानी वगैरह का व्यवस्था सही समय पर दिया जाना चाहिए, ना अधिक पानी ज़्यादा, ना तो ज़्यादा कम पानी, जिस प्रकार का बीज है और उसमें जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी दिया जाना चाहिए। सही समय पर जुताई किया जाना चाहिए, सही तरीक़े से जुताई। फिर देखभाल करना, सही समय पर देखभाल करना है, अगर कोई उसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो उसको भी देखभाल करना। सही समय पर समाधान, अगर किसी भी प्रकार का फसल नुकसान हो रहा है या तो फिर कोई समस्या हो रही है या तो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं तो उस समस्या का तुरंत समाधान करना। मैंने जल्दी में बताया, मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी तरीके से फसल को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, है ना। आपको बस ये करना है कि आपका खेती में जो फसल लगा वो उसको बेहतर करना था, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वही सारा चीज़ लिखना है, ठीक है। ये हमारा मोस्ट 6 महासंग्राम वीडियो था, और भी इम्पोर्टेंट था लेकिन मैंने 6 का आंसर आपको बता दिया हूँ, ठीक है।